Hello guys, welcome back to my channel. Let's start today's topic. Today's topic is atypical antidepressants. ठीक है, लास्ट वीडियो तक हमने पढ़ा था टिपिकल एंटीडिप्रेसेंट के बारे में। आज हम लोग पढ़ते हैं एटिपिकल एंटीडिप्रेसेंट। एटिपिकल एंटीडिप्रेसेंट में 4 तरह का दवा है। ठीक है, पहले 4 तरह का जो ड्रग है हम लोग उनको देख लेते हैं। फर्स्ट है ट्राजाडोन एंड नेफाजोडोन। ट्राजाडोन एंड नेफाजोडोन, ठीक है। नेक्स्ट है मेल्टाजेपाइन, नेक्स्ट है ब्यूप्रोपियोन एंड फोर्थ है टियानेप्टिव एंड एमिनेप्टिव। ये 4 तरह का दवा है। इसके बारे में हम लोग 2-2, 3-3 पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, अलग से 2-3 पॉइंट जो इन सब के बारे में ज़रूरी है। देखिए, इसके बारे में ये जो है टियानेप्टिव एंड एमिनेप्टिव, इसके बारे में बस एक ही चीज़ जानना है, एक पॉइंट कि ये सीरोटोनिन रीअपटेक इन्हांसर है। ठीक है, ये किस कैटेगरी में आता है? तो सीरोटोनिन रीअपटेक इन्हांसर। इन्हांसर मतलब बढ़ाना। सीरोटोनिन के रीअपटेक को वो इन्हांस करता है, बढ़ाता है। ठीक है, तो इसके बारे में ये एक पॉइंट। स्टार्ट करते हैं हम लोग इससे, ट्राजाडोन एंड नेफाजोडोन से। ट्राजाडोन क्या है? वो है SARI। SARI का मतलब हो गया सीरोटोनिन एंटागोनिज्म एंड रीअपटेक इनहिबिटर। ठीक है, सीरोटोनिन एंटागोनिज्म एंड रीअपटेक इनहिबिटर। सीरोटोनिन को तो एंटागोनाइज करता है और साथ साथ रीअपटेक को भी इनहिबिट करता है। ठीक है, और स्पेशली कौन कौन से रिसेप्टर पे ये काम करता है? तो 5-HT2A एंड 5-HT2C। इसका साइड इफेक्ट है प्रियापिज्म। प्रियापिज्म मीन्स पेनफुल एंड प्रोलॉन्ग्ड इरेक्शन। तो एक साइड इफेक्ट इसका ही है। नेक्स्ट है मेल्टाजेपाइन। मेल्टाजेपाइन के बारे में क्या है? ये NSSA ड्रग है। ठीक है, NSSA का मतलब नॉन एड्रेनर्जिक एंड स्पेसिफिक सीरोटोनर्जिक एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है, तो ये इस कैटेगरी में आता है, नॉन एड्रेनर्जिक एंड स्पेसिफिक सीरोटोनर्जिक एंटी डिप्रेसेंट। इसके बारे में 1-2 पॉइंट इधर मैंने लिखा है, ये देखो आप। ये क्या है? अल्फा 2 ब्लॉकर भी है। ठीक है, अल्फा 2 को ब्लॉक करता है। अल्फा 2 जो रिसेप्टर उसको ब्लॉक करता है। नॉरएपिनेफ्रिन को बढ़ाता है और सीरोटोनिन को भी बढ़ाता है। ठीक है, रीअपटेक को इनहिबिट करता है, लेकिन वैसे इसको बढ़ाता है। यहाँ पर क्या लिखा है मैंने? नॉन एड्रेनर्जिक एंड स्पेसिफिक सीरोटोनर्जिक, सॉरी ये नहीं है, ये रीअपटेक इनहिबिटर नहीं है, ये है स्पेसिफिक सीरोटोनर्जिक है। सीरोटोनर्जिक एंड एंटीडिप्रेसेंट है, तो इसलिए यहाँ पे ये नॉरएपिनेफ्रिन एंड सीरोटोनिन को बढ़ाता है, अल्फा 2 को ब्लॉक करता है। इसका काम है अल्फा 2 को ब्लॉक करना, नॉन एड्रेनर्जिक चैनल को ब्लॉक करना। ठीक है, उसके बाद एक ये किस रिसेप्टर पे काम करता है? तो 5-HT2 पे काम करता है एंड 5-HT3। इन दोनों को ये ब्लॉक करता है। 5-HT2 ये कौन सा है? सीरोटोनिन का रिसेप्टर है। ठीक है, ये सीरोटोनिन का रिसेप्टर है। 5-HT2 एंड 5-HT3 ये दोनों को ही ब्लॉक करता है। साइड इफेक्ट इसका क्या है? जहाँ भी 5-HT2 एंड 5-HT3 आएगा, सीरोटोनिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाला कंडीशन आएगा, तो वहाँ सिडेशन होगा। 5-HT2 एंड 5-HT3 दैट इज सिडेशन। इसका साइड इफेक्ट सिडेशन होगा, और सिडेशन के साथ वेट गेन भी हमेशा ऑलमोस्ट हर जगह होता ही है। ठीक है, वेट गेन एंड सिडेशन। एक है विविड ड्रीम्स। विविड ड्रीम्स का क्या मतलब है? विविड ड्रीम्स किसको कहेंगे? विविड ड्रीम्स मीन्स ऐसा लग रहा हो जैसे मैं देख सपना रहा हूँ, लेकिन वो हकीकत में मेरे साथ हो रहा है, ऐसा। अगर इसको एक्सप्लेन करूँ तो ड्रीम्स दैट फील लाइक दे आर हैपनिंग इन रियल। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड विविड ड्रीम्स। जैसे कुछ भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है, गुड भी हो सकता है, एनीथिंग।
जो मे बी थोड़ा डराने वाला भी हो। नेक्स्ट है मिनिमम सेक्सुअल साइड इफेक्ट। इसका सबसे बड़ा ये जो एक गुड थिंग है इस ड्रग का, वो है कि सेक्सुअल साइड इफेक्ट इसका बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसको लोग प्रीफर ज़्यादा करते हैं। बाकी सब में तो साइड इफेक्ट होता है, जैसे एक में तो प्रियापिज्म मैंने बताया था, लेकिन इसका मिनिमम सेक्सुअल साइड इफेक्ट है। नेक्स्ट है बिप्रोपियन। बिप्रोपियन कौन से क्लास में, कौन से कैटेगरी में आता है, तो वो आता है NDRI, नॉर इपिनेफ्रिन डोपामीन रीअपटेक इनहिबिटर। मतलब साफ साफ है कि एनी को ब्लॉक कर रहा है, और किसको, डोपामीन को भी, मतलब 5-HT2 एंड 5-HT3 ये दोनों को भी ब्लॉक कर रहा है ना, दोनों को ब्लॉक कर रहा है। और इसका साइड इफेक्ट क्या है, वेट गेन। सेरोटोनिन को ब्लॉक कर रहा है तो ऑब्वियसली डोपामिन को कर रहा है ना, डोपामिन को कर रहा है तो यहाँ पे वेट गेन तो होगा ही। वेट गेन के साथ साथ यहाँ और क्या है, सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स भी है, सिडेशन भी है, इंसोमनिया है, रेस्टलेसनेस है। ये एक इम्पॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा भी जाता है, सीजर्स। ठीक है, बाकी ये तो वेट गेन, सिडेशन, इंसोमनिया, रेस्टलेसनेस ये सब तो आपको याद रहता है, बस ये भूल जाते हैं, सीजर्स। और एक ये इसका पॉजिटिव साइड इफेक्ट है स्मोकिंग सीजेशन। अगर कोई स्मोकर है तो उसमें हम लोग ये दवा इस्तेमाल भी करते हैं, वो साइकेट्री के दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे आपको बस बताया जा रहा है कि ये दवा हम लोग स्मोकर में यूज़ करते हैं कभी कभी स्मोकिंग को बंद कराने के लिए। तो अगर यहाँ पे दे रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट के तौर पे एक स्मोकिंग सीजेशन हो सकता है। जो नहीं करते हैं स्मोकिंग उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो करते हैं उनके लिए ये फ़ायदा है कि स्मोकिंग करना उनका बंद हो सकता है, कम हो सकता है। और टीएनएफटी एंड एमिनेप्टिव का मैंने बता ही दिया, बस एक चीज़ उस पर याद रखना, सेरोटोनिन और रीअपटेक इनहांसर है। नेक्स्ट एंटीसाइकोटिक्स। ठीक है, एंटीसाइकोटिक्स का इस्तेमाल तो लगभग हम लोग साइकेट्री में हर जगह करते हैं, कुछ ही एक आध तो जगह है जहाँ इस्तेमाल नहीं करते हैं, नहीं तो ऑलमोस्ट सब जगह करते हैं। यूज्ड इन डिप्रेशन, डिप्रेशन में भी यूज़ होता है जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, विद साइकोटिक फीचर्स, जहाँ भी साइकोटिक फीचर्स आएगा वहाँ एंटीसाइकोटिक्स का यूज़ होगा ही। सिंपल डिप्रेशन है तो फिर यूज़ नहीं होगा, लेकिन डिप्रेशन के साथ साथ अगर कोई साइकोटिक फीचर्स आपको मिल रहा है, इल्यूजन, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन लाइक कोई कंडीशन मिल रहा है, तो एंटीसाइकोटिक्स हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कुछ और दवा हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिसको थोड़ा डिटेल में हम लोग को जानना है, तो उसको पढ़ते हैं। फर्स्ट है कीटामीन। देखिए कीटामीन एक्चुअली ऐसे तो एनेस्थेटिक एजेंट है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग कभी कभी करते हैं, अभी उतना नहीं करते हैं, पहले बहुत करते थे, बट अभी उतना नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास दूसरा ड्रग आ गया, अच्छा दवा है, तो फिर उतना इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, पहले इसका खासा इस्तेमाल किया जाता था कीटामीन। एक्चुअली एन एनेस्थेटिक एजेंट, एक्चुअल में ये एनेस्थेटिक एजेंट है। ठीक है, इसको हम लोग आईवी इन्फ्यूजन में देते हैं, आईवी फ्यूजन एट सब एनेस्थेटिक डोजेज, मतलब इतना देते हैं कि पेशेंट पे एनेस्थेसिया वाला, पेशेंट पे एनेस्थेटिक जो रिएक्शन है वो ना हो, पेशेंट अनकॉन्शियस ना हो, बस डोज को लिमिट करके देते हैं ताकि जो जिस प्रॉब्लम के लिए हम दे रहे हैं, डिप्रेशन के लिए, वो ठीक हो जाए, बट पेशेंट अनकॉन्शियस ना हो, वो एनेस्थेटिक कंडीशन में ना जाए। ठीक है, यूज्ड इन कहाँ इसको यूज़ करते हैं, रिफ्रैक्टरी पेशेंट में स्पेशली इसको यूज़ करते हैं, जिसका ठीक नहीं हो रहा है, बार बार डिप्रेशन आ रहा है। ठीक है, तो उस पेशेंट में यूज़ करते हैं जहाँ और कोई दवा काम नहीं आ रहा है, बार बार उसका वो डिप्रेशन जो है वो आ जा रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, तो उसमें हम लोग विटामिन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट है पेशेंट विथ सुइसाइडल आइडिएशन। वैसे पेशेंट जिनको बार बार सुइसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, सुसाइड का आइडिया आ रहा है, तो उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं केटामिन का। ठीक है, 2019 में नया इस कीटामिन के नाम से एक नेजल स्प्रे आया है, जो अपने इंडिया में तो खासकर उतना भी नहीं चलता है, फॉरेन वगैरह में अच्छा खासा इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो 2019 में इस कीटामिन करके एक नेजल स्प्रे आया है, यूज्ड इन ट्रीटमेंट रेसिस्टेंट डिप्रेशन। वही जैसे रिफ्रैक्टरी वाला था ना, सेम उसी तरह का है। ट्रीटमेंट रेसिस्टेंट डिप्रेशन में इस्तेमाल करते हैं, मतलब जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं और नहीं ठीक हो रहा है, 2-4 दवा हमने ट्राई कर लिया फिर भी नहीं ठीक हो रहा है, तो फिर इसका इस्तेमाल करके देखते हैं विटामिन का, ट्रीटमेंट रेसिस्टेंट डिप्रेशन।
इसको कैसे देते हैं? गिवन विथ ओरल एंटी डिप्रेसेंट, ओरल एंटी डिप्रेसेंट के साथ कीटामिन देते हैं, ठीक है। ओरल एंटी डिप्रेसेंट देंगे, उसके साथ में आईवी कीटामिन भी देंगे, सब एनेस्थेटिक डोज पे, ठीक है। ये ओरल एंटी डिप्रेशन के लिए यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। एंटी डिप्रेसेंट ओरल पहले हम लोग दे रहे हैं, उसके साथ आईवी इन्फ्यूजन कीटामिन का देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सुसाइडेलिटी एंड एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। देखिए इसमें एक ब्लैक बॉक्स वार्निंग है, ठीक है। इस ब्लैक बॉक्स वार्निंग को मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझा दूंगा अच्छे से, ठीक है। अभी बस आप नाम याद रखो, ब्लैक बॉक्स वार्निंग। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको पहले से ही मार्क करके रखा है, ब्लैक बॉक्स वार्निंग। ब्लैक बॉक्स वार्निंग कब मिलता है? फॉर इंक्रीज सुइसाइडल थिंकिंग, ठीक है। जिसका सुसाइडल थिंकिंग जो है वो एक लेवल से ऊपर जा चुका है, ठीक है, इंक्रीज सुइसाइडल थिंकिंग, तो उसमें ये ब्लैक बॉक्स वार्निंग देखने को मिलता है। और जब ये ब्लैक बॉक्स वार्निंग देखने को मिलता है तो हमें अलर्ट हो जाना होता है, क्योंकि ये बहुत एक सीवियर कंडीशन है, इमरजेंसी कंडीशन है। नेक्स्ट है SSRI, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। इंक्रीज्ड एंड बिहेवियर अंडर 25 ईयर। देखिए ये वाला जो लाइन है ये इसके साथ है, ठीक है। इसको मैं फिर से आपको बता देता हूँ। ये वाला ये यहाँ से ये लाइन मिस हो गया था, ये देखिए ब्लैक बॉक्स वार्निंग कब मिलता है? इंक्रीज सुसाइडल थिंकिंग एंड बिहेवियर अंडर 25 ईयर। 25 साल के अंदर जो भी यूथ हैं, ठीक है, उनमें ये इंक्रीज सुसाइडल थिंकिंग मिलता है, जिसका कुछ साइंस एंड सिम्टम्स है, जिसको हम लोग ब्लैक बॉक्स वार्निंग के नाम से जानते हैं। तो अभी आप इतना याद रखो, ब्लैक बॉक्स वार्निंग फॉर इंक्रीज सुसाइडल थिंकिंग एंड बिहेवियर अंडर 25 ईयर्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये वर्ड, ठीक है। SSRI जो दवा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें ये देखा गया है कि सुइसाइडल बिहेवियर कुछ दिन के लिए बढ़ तो जाता है, इंक्रीज सुइसाइडल बिहेवियर इन इनिशियल वीक में सुइसाइडल बिहेवियर बढ़ जाता है ये दवा देने के बाद, बट नो डेथ रिपोर्टेड। लेकिन ऐसा एक भी केस आज तक नहीं मिला जो ये दवा देने के बाद सुसाइड कर लिया हो, ठीक है। तो डेथ रिपोर्ट हमें इस दवा के बाद नहीं मिला है। हाँ, सुसाइडल बिहेवियर थोड़ा सा बढ़ता है कुछ हफ्ते में, स्टार्टिंग के कुछ हफ्तों में, बट डेथ रिपोर्ट नहीं मिला है, ठीक है। रीसेंट स्टडी क्या कहती है? सुइसाइडल थॉट्स एंड बिहेवियर आर डिक्रीज्ड ओवर टाइम। ये जो दवा हम लोग देते हैं उसके साथ ये जो सुसाइडल थॉट्स है, बिहेवियर है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है, ठीक है। अब एक वर्ड है पैराडॉक्सिकल सुइसाइड, वो किसको कहते हैं? पेशेंट टेकिंग एंटी डिप्रेसेंट इनिशियली देयर इज रिस्क ऑफ सुइसाइड, सो मॉनिटरिंग फॉर फ्यू डेज और वीक्स शुड बी डन, ठीक है। ये जो दवा जैसे मैंने अभी बताया SSRI देने पे इनिशियली फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, कुछ हफ्तों तक ये सुसाइडल बिहेवियर बढ़ जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि जब भी हम लोग ऐसी दवा पेशेंट को देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट देते हैं, स्टार्टिंग के कुछ हफ्तों में उनको मॉनिटर करते हैं, ठीक है, उनको देखते रहते हैं, उन पर ध्यान रखते हैं, ताकि उनमें जो चेंजेस आ रहे हैं, जो स्टार्टिंग के हफ्तों में आता है सुसाइडल अटेम्प्ट वाला थिंकिंग, इंक्रीज सुसाइडल बिहेवियर, उस चीज़ को हम समय रहते पिक कर सकें, उसे ठीक कर सकें, संभाल सकें। तो इन सब चीज़ों के लिए हम उनको मॉनिटर करते हैं। सो मॉनिटरिंग फॉर फ्यू डेज और फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों तक भी मॉनिटर कर सकते हैं, शुड बी डन। तो दैट इज पैराडॉक्सिकल सुइसाइड। साइकोथेरेपी क्या है? अब मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि CBT कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा, तो अब मैं यहाँ बताने वाला हूँ
कि सीबीटी क्या होता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी क्या होता है। तो साइकोथेरेपी में स्पेशली 3 चीज़ें, एक है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, दूसरा है इंटरपर्सनल थेरेपी एंड तीसरा है बिहेवियरल फैमिली साइको एनालिटिकली थेरेपी। ठीक है। तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में क्या होता है, बेस्ड ऑन थिंकिंग पैटर्न, ये एक्चुअली फुल्ली थिंकिंग पे डिपेंड है, इसमें कोई दवा ववा का रोल नहीं है, नो एनी ड्रग्स इन दीज कैटेगरी। ओके, तो इसमें दवा का कोई रोल नहीं है, ये सब कुछ थिंकिंग पे बेस्ड है। इट रिमूव्स, ये किस चीज़ में हेल्प करता है, ये क्या हटाता है बॉडी से, थिंकिंग से, ब्रेन से, किस चीज़ को हटाने में हेल्प करता है, नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स। ठीक है, अगर ये थेरेपी हम लोग देते हैं तो जो नेगेटिव थॉट्स आ रहा है वो कम होता है। ठीक है, नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स, इनवॉल्यूंटरी थॉट्स जो ब्रेन में आ रहे हैं वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, जो कॉग्निटिव डिफेक्ट आ रहा है, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन आ रहा है ना, तो उसको भी ये कम करता है, उसको रिमूव करता है। इसको अगर एक्सप्लेन किया जाए कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन को, तो फॉल्टी वे ऑफ थिंकिंग विच स्टेज विथ पेशेंट, मतलब उल्टा सीधा सोचना। ठीक है, फॉल्टी वे ऑफ थिंकिंग, उल्टा सीधा गलत गलत ख्याल आना, उल्टा सीधा सोचना, पॉजिटिव ना सोचना, नेगेटिव सोचना, तो दैट इज कॉग्निटिव डिस्टोर्शन। तो इसको भी ये रिमूव करता है, इन दोनों चीज़ों, नेगेटिव थॉट को भी रिमूव करता है, ऑटोमेटिक थॉट जो खुद से आ रहे हैं, और एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन जो उसके दिमाग पे ऐसा असर हुआ है कि वो कुछ पॉजिटिव सोच ही नहीं पा रहा है। ठीक है, सोचना चाहता है लेकिन सोच नहीं पा रहा है, तो फॉल्टी वे ऑफ थिंकिंग विच स्टेज विथ पेशेंट, तो ये दोनों को रिमूव करता है। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल थेरेपी। इंटरपर्सनल थेरेपी क्या होता है, ये देखिए, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, लाइक रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं इंटरपर्सनल थेरेपी। जैसे किसी का रिलेशनशिप खराब है, कोई दुखी है, तो उसकी वजह से उसको बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, गलत ख्याल आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो उसमें हमें हेल्प करना है, उसको ठीक करना है, तो दैट इज़ इंटरपर्सनल थेरेपी। ये भी हमें देने की ज़रूरत होती है जब कोई पेशेंट इस फेज से गुजर रहा हो, इस सिचुएशन से गुजर रहा हो, तो हम लोग ये थेरेपी भी देते हैं। जब ये देते हैं, सीबीटी देते हैं, सीबीटी तो ऑलमोस्ट हर जगह दिया जाता है, कहीं कहीं इंटरपर्सनल की ज़रूरत होती है तो वो देते हैं। नेक्स्ट है बिहेवियरल फैमिली साइको एनालिटिकली थेरेपी। कहीं कहीं पे हम फैमिली वाला थेरेपी देते हैं। फैमिली वाला थेरेपी मीन्स फैमिली को बोलते हैं, फैमिली से बात करते हैं कि आप पेशेंट के साथ कैसे बिहेव करो। फैमिली से हम इंटरेक्ट करते हैं, उनके बिहेव में चेंज लाते हैं, और वो पेशेंट के बिहेव में हेल्प करता है। ठीक है, तो दैट इज बिहेवियरल फैमिली साइको एनालिटिकली थेरेपी। नेक्स्ट है कुछ ड्रग और है कुछ दवा। ठीक है, एक्चुअली दवा नहीं, ट्रीटमेंट कैसे, कुछ और तरीका है ट्रीटमेंट का, कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो पहला है ईसीटी, इलेक्ट्रो कंपल्सिव थेरेपी। इसमें कुछ करंट वगैरह, जैसे आप मूवी में भी देखे होंगे, करंट ब्रेन में फ्लो करवाया जाता है, कुछ ऐसे बैंड जैसा, हेयर बैंड जैसा लगा के, तो उस तरह का होता है ईसीटी, इलेक्ट्रो कंपल्सिव थेरेपी, जिसमें कुछ इलेक्ट्रिक करंट हम लोग, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक कह लीजिए, वो ब्रेन में हम लोग ब्रेन में थ्रो करते हैं ताकि उससे कुछ इम्प्रूवमेंट हो। ठीक है, कब देते हैं, तो ये हम लोग देते हैं नॉर्मल डिप्रेशन के पेशेंट में नहीं देते हैं, डिप्रेशन विथ सुइसाइडल रिस्क, जिसमें सुइसाइडल रिस्क है, ज़्यादा है, उसमें हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं। डिप्रेशन विथ स्टूपर, ठीक है, स्टूपर, अगर डिप्रेशन वाला पेशेंट है और उसको बार बार स्टूपर का केस आ रहा है, स्टूपर हो रहा है, स्टूपर में जा रहा है, तो उसमें भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तीसरा साइकोटिक डिप्रेशन, डिप्रेशन के साथ अगर साइकेट्री वाला कोई प्रॉब्लम, जैसे इल्यूजन डिल्यूजन मैंने बताया था ना, इल्यूजन डिल्यूजन हेलुसिनेशन, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स है, तो उसमें भी हम लोग ये कंपल्सिव थेरेपी इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रीटमेंट रिफ्रैक्ट्रीनेस, मैंने बताया था ट्रीटमेंट रिफ्रैक्टरी में हम लोग क्या इस्तेमाल करते थे, देखिए ट्रीटमेंट रिफ्रैक्टरी में हम लोग क्या इस्तेमाल करते थे,
यहाँ है ना, ट्रीटमेंट रिफ्रैक्टरी में हम लोग केटामीन इस्तेमाल करते थे, कहाँ गया है ना, यहाँ ट्रीटमेंट रेसिस्टेंट डिप्रेशन, उसमें हम लोग केटामीन इस्तेमाल करते थे ना, तो वैसे ही ईसीटी भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें, जिसका ये रिफ्रैक्टरी वाला केस है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग रिपीटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन देते हैं, वो भी ईसीटी के जैसा ही कुछ कुछ है। नॉन कंपल्सिव, नो एनेस्थेसिया, इसमें एनेस्थेसिया की ज़रूरत नहीं होती है, ये नॉन कंपल्सिव है, ठीक है। रिपीटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। नेक्स्ट है वेगल नर्व स्टिमुलेशन, वेगल नर्व जो हमारा है उसको स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है, तो उससे भी कुछ इम्प्रूवमेंट मिलता है। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, मतलब ब्रेन के डीप में जो सल्कस है, पिट्यूटरी वगैरह, हाइपोथैलेमस वाला पार्ट, तो वहाँ पे हम लोग कुछ वाइब्रेशन, कुछ मैग्नेटिक या फिर कुछ करंट, कुछ इलेक्ट्रिक रेज जो है वो हम लोग ब्रेन में फेंकते हैं, ठीक है। तो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन उसको बोलते हैं, जो डीप ब्रेन में घुस के उसको स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। मेन जो लिम्बिक सिस्टम वगैरह सब जो वहाँ पे है ना, वहाँ पे। नेक्स्ट है स्लीप डेप्रीवेशन, स्लीप साइकिल जो है उसको ठीक करते हैं, ठीक है। फोटोथेरेपी यूज्ड इन सीजनल पैटर्न डिप्रेस्ड पेशेंट, फोटोथेरेपी का भी इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि जिस भी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम है, जैसे सेरोटोनिन वाला ट्रैक्ट है, तो सेरोटोनिन वाला ट्रैक्ट में हम लोग वहाँ पे फोटोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत कम करते हैं, सीजनल पैटर्न में करते हैं। अगर किसी पेशेंट को सीजनल आ रहा है ये डिप्रेशन वाला केस, किसी को सिर्फ विंटर में आ रहा है, किसी को सिर्फ समर में आ रहा है, तो ऐसे सीजनल वालों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं फोटोथेरेपी। कहीं कहीं हम लोग देखिए, कहीं कहीं नहीं, एक्चुअली हर जगह यूजुअल ट्रीटमेंट का तरीका क्या है, ऐसे सारा ही देते हैं, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर के साथ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी देते हैं, ठीक है। ये दोनों, सीबीटी तो लगभग हमेशा ही हर जगह देते हैं, और यहाँ पे ऐसे सारा ही दवा है, तो इसके साथ हम लोग सीबीटी का इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे करते हैं देखिए, रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, मोर देन वन एपिसोड ऑफ डिप्रेशन, अगर एक से ज़्यादा एपिसोड है डिप्रेशन का, ठीक है, मोर देन वन एपिसोड ऑफ डिप्रेशन, उसको हम लोग बोलते हैं, उसका नाम है रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, उसमें हम लोग SSRI प्लस CBT का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है माइल्ड डिप्रेसिव सिम्टम्स मोर देन 2 ईयर्स, मतलब 2 साल से ज़्यादा हो चला है, टाइम काफ़ी हो चुका है, लेकिन जो उसका साइन सिम्टम्स है वो उतना सीवियर नहीं है, वो माइल्ड है, डिस्थाइनिया जिसको हम लोग कहते हैं, डिस्थाइनिया, तो उसमें भी हम लोग SSRI प्लस CBT दोनों इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है क्रोनिक डिप्रेशन, ये तो बहुत दिनों से, 2 साल से ज़्यादा से डिप्रेशन चला आ रहा है, साइन सिम्टम्स भी बहुत खतरनाक है, लेकिन पेशेंट उतना अलर्ट नहीं है, जो अब पहले आया नहीं अभी आया है, तो क्रोनिक है, ये बहुत पुराना है पुराना डिप्रेशन, तो उसमें ऑब्वियसली हम लोग इस्तेमाल करते ही करते हैं CBT एंड SSRI। नेक्स्ट है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर कंटिन्यूइंग फॉर मोर देन 2 ईयर्स, देखिए ये डिसऑर्डर, इसमें ना ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला लगेगा, क्रोनिक डिप्रेशन एंड परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर कह लीजिए कि इलाज, ट्रीटमेंट के बाद भी वो चीज़ कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है, वो जा नहीं रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है, कंटिन्यूइंग फॉर मोर देन 2 ईयर्स, और वो था क्रोनिक वाला, उसमें कभी पेशेंट ने इलाज करवाया ही नहीं है, और 2 साल से ज़्यादा वो प्रेजेंट कर रहा है, 2 साल से ज़्यादा से प्रेजेंट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये भी इस कंडीशन में, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर में भी हम लोग SSRI प्लस CBT का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है डबल डिप्रेशन, डबल डिप्रेशन मीन्स डिप्रेसिव एपिसोड सुपर इम्पोज्ड ऑन डिस्थाइनिया, मतलब डिप्रेशन एपिसोड तो है, डिप्रेशन तो है, उसके साथ साथ डिस्थाइनिया भी है, ठीक है, माइल्ड डिप्रेसिव सिम्टम्स भी है, तो एक्चुअली में उसको जो डिप्रेशन है वो सीवियर वाला है, ठीक है, लेकिन उसके साथ जो साइंस एंड सिम्टम्स है वो सीवियर वाला नहीं है, वो आपको डिस्थाइनिया वाला आ रहा है, वो नॉर्मल है, माइल्ड है, बहुत ज़्यादा माइल्ड है, बट डिप्रेशन माइल्ड नहीं है उसका, मे बी साइंस एंड सिम्टम्स माइल्ड हो, बट डिप्रेशन माइल्ड नहीं है, दैट इज डबल डिप्रेशन।
डिप्रेसिव एपिसोड सुपर इम्पोज्ड ऑन डिस्थाइमिया, माइल्ड मॉडरेट सिम्टम के साथ वो सुपर इम्पोज कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर में प्रिवेलेंस 1% का है, 1% ओनली, मेल फीमेल रेशियो 1.1:1, मेल का थोड़ा सा ज़्यादा, एकदम स्लाइट 1.1:1। अकॉर्डिंग टू ICD-11 के अकॉर्डिंग दो तरह का होता है, बाइपोलर 1 एंड बाइपोलर 2। बाइपोलर 1 में क्या होता है, मेनिया होता है और डिप्रेशन होता है, दोनों होता है। और बाइपोलर 2 में क्या होता है, हाइपोमेनिया होता है और डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन तो भैया दोनों में होगा, एक में मेनिया होगा और एक में हाइपोमेनिया होगा। अब देखिए एज ऑफ ऑनसेट क्या है बाइपोलर 1 का। बाइपोलर 1 का एज ऑफ ऑनसेट है 18 ईयर, ठीक है, यहाँ BP1 18 ईयर, और BP2 बाइपोलर 2 का जो एज ऑफ ऑनसेट है वो mid-20s है, मतलब थोड़ा बहुत का ऊपर नीचे। BPI 18 साल तक ही होता है और mid-20s में BP2 होता है, हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हाइपोमेनिया का मतलब होता है एकदम माइल्ड मेनिया, मे बी मेनिया ना भी हो, एकदम माइल्ड हो, ठीक है, जो जल्दी पकड़ में ना आए, दैट इज हाइपोमेनिया। जहाँ भी आपको मेनिया एकदम परफेक्टली दिख रहा है, पर मेनिया का सिम्टम्स साफ साफ आपको दिख रहा है, डिप्रेशन का दिख रहा है, तो वो फिर बाइपोलर 1 के कैटेगरी में आएगा। लेकिन जहाँ आपको मेनिया का सिम्टम्स बहुत कम दिखने को मिल रहा है, बहुत कम, एकदम ना के बराबर है, सिर्फ डिप्रेशन है, डिप्रेशन उसमें सुपीरियर है, तो फिर उसको बाइपोलर 2 बोलेंगे। और ये कब प्रेजेंट करेगा, mid-20s में। ठीक है, कुछ सिम्टम्स है मेनिया, कुछ सिम्टम्स है जो हम लोग एक ट्रिक है, एक निमोनिक्स है, उसके थ्रू याद कर सकते हैं। माई एशिया फास्ट GDP, माई एशिया का M और A लेंगे, फास्ट GDP का FAST एंड GDP सारा ही लेंगे। तो माई में पहला होता है M में हो जाएगा मूड एलिवेशन, अगर मूड एलिवेशन प्रेजेंट है तो मे बी मेनिया हो सकता है। A फॉर हो जाएगा एक्टिविटी लेवल इंक्रीज्ड, जो उसका काम करने का जो रफ्तार है वो बढ़ गया है, बहुत बहुत कूद फांद कर रहा है, बहुत एनर्जेटिक हो के काम कर रहा है। ठीक है, तो एक्टिविटी लेवल उसका बहुत बढ़ गया है। नेक्स्ट है फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, मतलब क्या वो सोचता है उसको याद ही नहीं रहता है, सब हवा हो जाता है, तो फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। नेक्स्ट है एबनॉर्मल इंक्रीज्ड एक्टिविटी एनर्जी, बिना मतलब कि उसका एनर्जी बढ़ गया है, जैसे अभी इसका कोरिलेशन बताएं यहाँ से, एक्टिविटी लेवल इंक्रीज, तो दैट इज एबनॉर्मल इंक्रीज इन एक्टिविटी और एनर्जी। एक्टिविटी और एनर्जी उसका बिना मतलब के बढ़ गया है, कोई खास ऐसी ज़रूरत है नहीं। नींद कम हो जाएगा, स्लीप डिक्रीज, इंक्रीज टॉकेटिव, बातूनी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बात करेगा। ग्रैंडियोज आइडियाज़, मतलब बहुत बड़े बड़े उसको आइडिया आएंगे कि मैं अपना पहाड़ उठा के फेंक सकता हूँ, मैं एक हाथ से मैं तो हवाई जहाज उठा के फेंक दूंगा, मतलब बहुत बहुत इस तरह के कुछ इम्पॉसिबल से आइडिया, बहुत बड़े बड़े, मैं कल को अंबानी बन जाऊंगा, परसों रतन टाटा बन जाऊंगा, दैट इज ग्रैंडियोज आइडियाज। नेक्स्ट है डिस्ट्रैक्टिबिलिटी। डिस्ट्रैक्टिबिलिटी मतलब डिस्ट्रैक्ट होना, सिंपल सी बात है। ठीक है, किसी काम में मन ना लगना, पढ़ाई करना लेकिन दिमाग तो रहेगा कि कब क्रिकेट खेलने जाना है, क्रिकेट खेल रहा है लेकिन ध्यान रहेगा कल स्कूल कब जाना है, कैसे जाना है, कॉलेज कब जाना है, क्या नोट्स लेके जाना है, कल क्या पढ़ना है, दैट इज डिस्ट्रैक्टिबिलिटी। डिस्ट्रैक्टिबिलिटी। ठीक है, आप लोग को पढ़ाने के चक्कर में, बताने के चक्कर में मेरा खुद का प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो जाता है। डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, ठीक है, तो ये आपको मिल सकता है। नेक्स्ट है पेनफुल कॉन्सिक्वेंसेस, कांट जज सेल्फ राइट, मतलब खुद को वो सही, खुद को कुछ जज नहीं कर पाएगा। ठीक है, कि मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ, खुद के बारे में बहुत कंफ्यूज रहेगा। ठीक है, खुद को सही तो साबित कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, कांट जज सेल्फ राइट, अच्छी सही चीज़ों में भी वो खुद को साबित नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब जो भी मैं आपको 9 सिम्टम्स मैंने बताए उसमें से 5 तो प्रेजेंट होने ही चाहिए, आउट ऑफ 9, 9 में से 5 होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, तभी डायग्नोसिस बनेगा किसका, बाइपोलर डिसऑर्डर का। और 5 में भी 1-2 तो प्रेजेंट होना ही चाहिए, रिक्वायर्ड 1 and 2 दोनों मस्ट प्रेजेंट।
पहला दोना तो होना ही चाहिए, बाकी जो 7 बच गया उस 7 में कोई भी 3 पकड़ लीजिए, अगर वो है तो फिर बन जाएगा बाइपोलर डिसऑर्डर। और ड्यूरेशन 7 दिन, कम से कम 7 दिन पुराना होना चाहिए। 2 दिन के पेशेंट का हम लोग नहीं, उसको नहीं मानेंगे, तो 7 दिन पुराना होना चाहिए। हाइपोमेनिया क्या है, पहले ही मैंने बताया था, माइल्ड सिम्टम्स और नो सिम्टम्स। ठीक है, हाइपोमेनिया में क्या होता है, सेम सिम्टम्स यही बाइपोलर वाले ही आते हैं, बट माइल्ड, लेकिन कम आते हैं, कम खतरनाक वाले होते हैं, और उसमें ज़्यादा खतरनाक वाले होते हैं, लेस सीवियर, माइल्ड। ठीक है, इसका ड्यूरेशन क्या होगा, उसका 7 दिन का था, इसका 4 दिन का है। ये भी 2 दिन में मानने वाला नहीं, ये भी 4 दिन में होगा। ठीक है, मिक्स्ड एपिसोड। मिक्स्ड एपिसोड क्या होता है भाई, मेनिया के साथ साथ डिप्रेशन, जो मैंने बताया था ना, बाइपोलर 1, मेनिया के साथ डिप्रेशन 7 दिन पुराना, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड एपिसोड। रैपिड साइक्लिंग मीन्स 4 एपिसोड इन 1 ईयर, 1 साल में 4 बार एपिसोड आ चुका है, विथ 2 मंथ्स गैप पीरियड। मतलब जैसे एक जनवरी में आया, फर्स्ट अटैक जनवरी में आया, फरवरी मार्च नहीं आया, देन अप्रैल में आया, है ना, फिर मई जून नहीं आया, जुलाई में आया, तो ऐसे करके 4 एपिसोड इन 1 ईयर, 1 साल में 2 महीना गैप करके अगर देखेंगे तो 2 महीना गैप करके तीसरा महीना में एक बार आएगा, फिर दूसरा 6 महीना में, फिर तीसरा 9 महीना में, एंड चौथा 12 महीना में, दैट इज 1 ईयर दे काउंटेड। तो एपिसोड 4 एपिसोड इन 1 ईयर, 3 महीने पे मान लीजिए अप्रॉक्स, विथ 2 मंथ्स गैप पीरियड। ठीक है, इसमें होता क्या है, ये सारा चीज़ प्रॉब्लम होता क्यों है, किस चिड़िया का नाम है ये बाइपोलर डिसऑर्डर। इसमें होता है कि सेरोटोनिन बढ़ जाता है, डोपामिन भी बढ़ जाता है, दोनों ही बढ़ जाता है। जेनेटिक कॉज इसका 18 क्यू हो सकता है, 22 क्यू हो सकता है, और 21 क्यू, इन तीनों पे जो जीन कोडेड है उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, मे बी लॉस ऑफ फंक्शन और मे बी गेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो ये बढ़ाएगा सेरोटोनिन और डोपामिन को। नेक्स्ट है एक्यूट मेनिया और मिक्स्ड एपिसोड। एक्यूट मेनिया और मिक्स्ड एपिसोड में भी कुछ पॉइंट है जो आप जान लीजिए। क्या हम लोग दवा इस्तेमाल करते हैं एक्यूट मेनिया और मिक्स्ड एपिसोड में, लिथियम का मूड स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लिथियम का इस्तेमाल करते हैं, वैल्प्रोएट का इस्तेमाल करते हैं, कार्बामेज़ेपिन का इस्तेमाल करते हैं, ऑक्स कार्बामेज़ेपिन का इस्तेमाल करते हैं, लेमोट्रिजिन का इस्तेमाल करते हैं, और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स का इंतजार तो हमेशा हम लोग करते ही हैं। एटिपिकल ही क्यों, क्योंकि टिपिकल पहले देते हैं तो उसका फेलियर रेट ज़्यादा है, लेकिन एटिपिकल का कम है। एटिपिकल हम लोग हमेशा ही एटिपिकल का शिफ्ट करते हैं जब टिपिकल हमारा काम नहीं करता है, तो यहाँ पे हम लोग एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स लास्ट में रखे हैं देने के लिए। अब भी है एंटीसाइकोटिक्स बोथ टिपिकल एंड एटिपिकल, तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों टिपिकल या एटिपिकल कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो अपना प्रोटोकॉल ये है कि पहले टिपिकल फिर एटिपिकल, ये सब करके देना है, ये सब ऐसे आज करना है ना। नेक्स्ट हम लोग बीजेडी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मीन्स बेंजोडाइजेपिन्स। ठीक है, नेक्स्ट है अगर सीवियर मेनिया है या फिर मिक्स्ड मेनिया है तो क्या करेंगे हम लोग, कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे, SSRI प्लस CBT। अगर कम सीवियर है तो हम लोग मूड स्टेबलाइजर इस्तेमाल करेंगे और एंटीसाइकोटिक इस्तेमाल करेंगे, लेस सीवियर है तो। ठीक है, अगर सीवियर है तो कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे, लेस सीवियर है तो मूड स्टेबलाइजर और एंटीसाइकोटिक इस्तेमाल करेंगे। अगर मिक्स्ड है तो वैल्प्रोएट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लिथियम ज़्यादा अच्छा दवा माना गया है वैल्प्रोएट को। ठीक है, तो वो मिक्स्ड वाली कंडीशन में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है साइकोटिक सिम्टम्स। अगर साइकोटिक सिम्टम्स है तो एंटीसाइकोटिक्स देंगे, एज यूजुअल बताए ही हैं हम। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट मेनिया। एक्यूट मेनिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, एक्यूट मेनिया हो या सीवियर मेनिया हो, कुछ भी, तो उसके लिए एंटीसाइकोटिक्स इज द बेस्ट चॉइस। नेक्स्ट है वैल्प्रोएट। वैल्प्रोएट का एक साइड इफेक्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, चलिए यहाँ पर लिखना चाहिए मुझे साइड इफेक्ट। ठीक है, तो साइड इफेक्ट का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है वो यही है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कॉज करता है, तो प्रेगनेंसी में हम लोग इस्तेमाल इसका नहीं कर सकते। NTD मीन्स न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। नेक्स्ट है लिथियम।
एब्स्टीन एनोमली, ये भी एब्स्टीन एनोमली करता है, तो इसको भी प्रेगनेंसी में हम लोग कॉन्ट्राइंडिकेट कर दिए, ना ही वेलप्रोरेट का इस्तेमाल करते हैं, ना ही लिथियम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सेकंड लाइन ट्रीटमेंट क्या होता है, तो लिथियम होता है, ओलांजापिन होता है, फ्लोक्सिटिन होता है, क्वेटिएपिन होता है, केटियापिन होता है, ओलांजापिन, फ्लोजेक्टिन एंड क्वेटापिन। नेक्स्ट है मूड स्टेबलाइजर। मूड स्टेबलाइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे लुराशिडोन, ये नया दवा है लुराशिडोन। अवॉइड एंटी डिप्रेसेंट मोनोथेरेपी कॉज मेनिया, ऐसे थेरेपी से बच के रहना है जो मेनिया कॉज कर सकता है। जो मेनिया अभी शांत है, जिसको दवा से सुप्रेस किया गया, वो फिर से वापस ना आ जाए, इसलिए हम लोग को दवा अवॉइड नहीं करना है, ठीक है। कैन कॉज म्यूजिक स्विच। तो यहाँ पे हम लोग आज क्लास ख़त्म करते हैं, ठीक है। कल फिर हम लोग पढ़ेंगे, कल लास्ट होगा मूड डिसऑर्डर का, कल लास्ट वीडियो आएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, मूड डिसऑर्डर भी ख़त्म, ठीक है। टाटा, गुड बाय, थैंक यू।